आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। और इस कोविड-19 के दौर में अगर हम सभी सुरक्षित रहें तो ये अच्छा है। सभी लोग सेफ रहें, घर में रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है? पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और उनके कितने भेद हैं और उनके नाम भी और उनका डेफिनेशन भी आपको समझाए थे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समास। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी समास कि समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा है और उनके कितने भेद होते हैं, ठीक है? आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं। समास। समास किसे कहते हैं? तो समास किसे कहते हैं समझाने से पहले फिर से कहेंगे कि बच्चा, आप सभी लोग घर में अच्छे से रहें, दूसरों को परेशान ना करें और खुद भी परेशान ना हों। गार्जियन आजकल बहुत परेशान है। बच्चों की हरकतों से इस समय गार्जियन बहुत परेशान है, पेरेंट्स बहुत परेशान है कि पता नहीं कौन सी है कठिनाई आ गई कि बच्चों को स्कूल न जाकर घर पे रहना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग बेटा, बच्चों, आप लोग अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें, क्योंकि ये संकट जो है वो जाएगा तो जरूर, आज नहीं कल ये संकट जाएगा ही। क्योंकि आप सबको पता है कि दुख है अगर तो सुख तो अवश्य आएगा, क्योंकि दोनों ही धूप और छांव की तरह हैं। दोनों ही धूप और छांव की तरह हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए हम आपका लेसन अर्थात समास प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। है समास। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द ही समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द ही समास कहलाते हैं, ठीक है? फिर से समझिए, दो या दो से अधिक शब्द, मैंने आपको शब्द में भी यही बताया था, ठीक है? शब्द आप सबको पता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्डों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है, और यहाँ पे शब्द का ही जिक्र हुआ है। और जीवन पर्यंत हिंदी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वर्ड, शब्द और वाक्य, यही आधार है व्याकरण का, यही व्याकरण का आधार है। तो कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द ही समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द ही समास कहलाते हैं। जैसे दिया है हिमालय, हिम प्लस आलय, ठीक है? गजानन, गज प्लस आनंद, ये दो शब्द हैं, गज और आनंद, ठीक है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाए हुए नए शब्द ही समास कहलाते हैं, ठीक? अब बढ़ते हैं हम इस समास को, वर्गीकरण तो नहीं किया गया है, वर्गीकरण के आधार पर इसको नहीं विभाजित किया गया है, लेकिन समास के कितने भेद होते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द ही समास कहलाते हैं, या संक्षिप्त शब्द, दो या दो से अधिक संक्षिप्त शब्द से मिलाए हुए शब्द ही समास कहलाते हैं। आता है समास के भेद।
समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। बाद में इनको कम कर दिया गया है। कुछ ऐसे ऐसे समास हैं जिनको एक में इंक्लूड कर दिया गया है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, ठीक है। समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। शब्द के वर्गीकरण में प्रयोग के आधार पे, ध्यान से सुनिएगा, शब्द के वर्गीकरण में प्रयोग के आधार पे मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो उसी अविकारी को हम अव्यय कहते हैं, जो किसी भी दशा में लिंग वचन कारक के कारण किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। वही यहाँ आ गया है, इसी को हम अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं, जो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपके पेपर में समास, शब्द, वाक्य, संधि, अलंकार, ये सब आते हैं। ये सब टॉपिक ऐसा है कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। तात्पर्य ये है कि आप जब तक एजुकेशन के लाइन में हैं तब तक ये चलता ही रहेगा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि बच्चा लिटरेचर बदल जाता है, स्टोरी चेंज हो जाती है दूसरे क्लास में जाने में, किंतु ग्रामर जो है वो कभी बदलता नहीं है। उसमें थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाते हैं, थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाते हैं, लेकिन वो चलता ही रहता है। आप जब तक पढ़ेंगे, अगर आपका विषय हिंदी है तो ठीक है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द ही समास कहलाते हैं। और समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले अव्ययी भाव समास। समास सबको समझ में आ गया होगा। मैं इतने बार दोहरा देती हूँ कि बच्चा अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको उसका डेफिनेशन और उसके भेद तैयार हो जाएंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द ही समास कहलाते हैं। समास 6 प्रकार का होता है: अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास में समझा रहे थे आपको। अव्यय मीन्स अविकारी शब्द। अव्यय मीन्स क्या होता है? अविकारी शब्द। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इन लोगों का परिभाषा हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले इनका थोड़ा थोड़ा इनके बारे में इनका परिचय जान लीजिए। इनका परिचय जान लीजिए। अव्ययी भाव समास, आपको ध्यान रहे बच्चों कि अव्यय जो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते हैं, अव्ययी भाव समास उसे हम अव्यय कहते हैं। क्या पहला पद इनका अव्यय होता है? बच्चों, अगर उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने अपने अध्यापक या अध्यापिका से पढ़ा होगा तो आपको सबको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। उपसर्ग जो है, उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं शब्दों में आगे और पीछे। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है, अंत में जुड़ता है। हम आपको अपने अगले वीडियो में, किसी दूसरे वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी समझाएंगे। फिलहाल आप समझिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास
जैसे आजीवन, जैसे दिया है जीवन, जीवन, जीवन में अगर आ जुड़ गया तो इसका अर्थ बदल गया और इसको एक नया रूप मिल गया। इस शब्द को नया रूप मिल गया। अगर बच्चों आप लोगों को अव्ययभाव समास अच्छे से न याद हो तो बस इतना ध्यान रखिएगा, शब्द में लगने वाला आरंभ में उपसर्ग, जिन शब्दों में आरंभ में उपसर्ग लगा है, क्योंकि उपसर्ग पहले ही लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, जैसे आ, ठीक है। ऐसे समास जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ या उन शब्दों में उपसर्ग लगा के उसके अर्थ में बदलाव कर दिया गया हो, उसे ही हम अव्ययभाव समास कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐसे शब्द जहाँ पे उपसर्ग लगा हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं आपके पेपर में कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग को अलग कीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को अलग कीजिए, तो आपको उपसर्ग के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग लग के उसके अर्थ में बदलाव, आजीवन, पूरे जीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत, और एक जीवन एक, ठीक है, जीवन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लाइफ, और जब ये आ लग गया तो इसके अर्थ में बदलाव हो गया, उसे ही हम आजीवन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उपसर्ग लग के उसके अर्थ में बदलाव ला देता है, उसे ही हम अव्ययभाव समास कहते हैं, जो अव्यय है, जो आ, कहीं भी आ लगाएंगे, ऐसे शब्द में जो सार्थक हो, निरर्थक शब्दों में नहीं, जिसको उपसर्ग लगा के उसका सही अर्थ आता हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो है वो जुड़ा हुआ है कारक से। आप लोग कारक भी सुने होंगे, पढ़े होंगे और समझे होंगे। कारक के भेद 8 होते हैं हिंदी में, जिसमें आपको याद दिलाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण निर्भय पर और संबोधन के हो अरे, ये प्रयोग होते हैं आपके व्याकरण में, ठीक है। तो व्याकरण में तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास जो है उसमें जो है वो कारक छुपा होता है, कारक छुपा होता है। जैसे कारक मीन्स उसके चिन्ह, तत्पुरुष जहां भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चिन्ह छुपा हुआ है, जैसे कर्म को से, करण से, संप्रदान के लिए कोई शब्द छुपा हो, तत्पुरुष समास। अभी हम आगे वीडियो में आपको समझाएंगे उदाहरण के साथ। फिलहाल ये समझिए कि जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास। ऐसे समास जिसके दोनों पद प्रधान हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। एक ही बार सब समझाएंगे तो आपको सब भूल जाएगा। कर्मधारय का उदाहरण तत्पुरुष में कर देंगे, तत्पुरुष का उदाहरण द्वंद्व समास में कर देते हैं, और द्वंद्व समास को अव्ययभाव में आप लोग उसका उदाहरण लिख देंगे या समझ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझिए, अच्छे से समझिए, समय लगेगा लेकिन अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। अव्ययभाव समास जिसका पहला पद अव्यय हो, तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह है उसमें परंतु वो लिखे नहीं जाते हैं, परंतु उसको पढ़ के समझ में आता है कि इसमें चिन्हों का प्रयोग हुआ है, कारक चिन्हों का प्रयोग। कर्मधारय समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो। द्विगु समास, द्विगु समास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाचक होता है, उसका आरंभ ही संख्या से होता है। त्रिवेणी, त्रिवेणी, तिराहा, त्रिमूर्ति, 3, 2, 5, ठीक है। सप्तऋषि, 7 ऋषि का समूह या 7 ऋषि। तो द्विगु समास जहां पे पहला पद या जहां पे जो संख्यावाचक है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग द्वंद्व समास।
माता भी प्रधान और पिता भी, दोनों का एक सार्थक अर्थ है। भाई बहन, आस पास, अच्छा बुरा, लेकिन बीच में हम लोग ये साइन लगाते हैं माता पिता, माता और पिता। ठीक है, वैसे ही माता पिता, आस पास, आस पास। नॉर्मली हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे हम आपको अच्छी तरह इसका डेफिनेशन और उदाहरण समझाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम बहुब्रीहि समास में, जिसका पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर उसका तीसरा पद प्रधान होता है। जिसका पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर उसका तीसरा पद प्रधान होता है। याद करिए बच्चों, हम आपको जब शब्द के वर्गीकरण में समझा रहे थे तो उसमें रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ आया था। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ आया था। तो योग रूढ़ में जो था वो क्या था, दोनों पद जो है, दो शब्दों को मिलाने से, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक तीसरा उसका अर्थ निकलता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। वैसे ही बहुब्रीहि समास है, वैसे ही बहुब्रीहि समास है जिसका पहला पद और दूसरा पद प्रधान न होकर उसका तीसरा पद प्रधान हो। जिसका पहला पद और दूसरा पद प्रधान न होकर उसका कौन सा पद प्रधान हो, तीसरा, उसका तीसरा अर्थ निकले। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शंकर मीन्स भोलेनाथ। समझ में आ रहा होगा, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शंकर। पिछले बार में मैंने समझाया था लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 आनन वाला, 10 मुखों वाला, अर्थात रावण। ये है बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम आपको अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास का परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी समझाएंगे कि आपको कभी भी ना भूले। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द ही समास कहलाते हैं। समास मुख्य रूप से या समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है जो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता है। तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान होता है। आगे हम आपको समझाएंगे। द्विगु समास जिसमें जो संख्यावाचक हो। द्वंद्व समास जिसमें और का प्रयोग किया गया है, जैसे माता, ये जो साइन दिया है माता और पिता हो जाएगा। आसपास, आसपास तो नहीं होता, जहाँ पे च का प्रयोग हो, संस्कृत में च का प्रयोग होता है, हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो समझिए माता पिता, भाई बहन, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। ठीक है, आकाश पाताल साइन दिया रहता है, आकाश और पाताल। ठीक है, उसके बाद आते हैं बहुब्रीहि समास जिसका पहला और दूसरा पद प्रधान न होते हुए उसका तीसरा पद प्रधान होता है, उसके तीसरे अर्थ निकलते हैं, उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप सभी को समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान से समझ चुके होंगे। किंतु ये जो इसका परिभाषा और उदाहरण ये नहीं समझा देंगे तो आपका ये समास जो है, समास अध्याय जो है वो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें।